नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का अध्याय नेताजी का चश्मा। तो इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। इस अध्याय का प्रथम प्रश्न है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। कि चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था, फिर भी उसको कैप्टन क्यों कहा जाता था। इसका उत्तर है कि चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। कि वो कैप्टन न होते हुए भी, चश्मे वाला कैप्टन न होते हुए भी लोग उसको कैप्टन कहते थे, क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपने जो देश के क्रांतिकारी लोग थे या देश के जो वीर जवान थे, उनको उनका सम्मान करता था। इसी प्रकार से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगी हुई थी, उस मूर्ति पर वह अपनी दुकान से नित्य एक न एक चश्मा अवश्य लगाता था। तो उसकी इसी भावना को, इसी देशभक्ति को देखकर लोग उसे कैप्टन की संज्ञा देते थे। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो इसका जवाब है कि हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन अब मर चुके हैं और उसके समान अब देश में कोई प्रेमी बचा नहीं था। उसी के समान कोई देश प्रेमी था नहीं। तो नेताजी जैसे देशभक्त के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी। उसके मर जाने के बाद हालदार साहब को लगा कि अब समाज में किसी के भी मन में नेताजी या देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, इसलिए वो पहले मायूस हो गए थे। अगला प्रश्न है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसी संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भी भावात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। तो मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे का चश्मा देखकर यही उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि उस मूर्ति पर पूर्व में तो चश्मे वाला कैप्टन उस पर अपनी दुकान से चश्मे लगा दिया करता था, लेकिन जब उनका देहांत हो गया था तो एक बच्चे ने सरकंडे से, जो बच्चे सरकंडे लकड़ी का बनाते हैं खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए, तो उसी प्रकार से सरकंडे से निर्मित चश्मा बनाकर और बोस की मूर्ति पर लगा दिया था। तो इससे उन बच्चों की जो देशभक्ति की भावना प्रकट होती है कि साधनों का अभाव होने पर भी वो अपनी देशभक्ति व्यक्त करते हैं। अगला इसी संबंधित है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो उचित साधन न, इसका जवाब है कि उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है
कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए थे। तीसरा प्रश्न है कि आज से स्पष्ट करना है, पंक्ति दी हुई है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आज से स्पष्ट किया गया है। उत्तर है कि देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया था। आज जो हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं के कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण आज़ाद हुआ है। उन्होंने ही स्वतंत्रता की खातिर अपना सर्वस्व त्याग दिया था कि घर गृहस्थी, अपनी जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग दिया था। किंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो ये बड़े ही दुख की बात है, दुखद बात है। ये ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त करता है। तो चौथा प्रश्न है अगला कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका जवाब है कि पान वाला पूरी की पूरी पान की दुकान है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मोटा है, उसकी तोंद भी निकली हुई है, उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुंह पान से भरा हुआ है। पान खाने के कारण उसके होठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है, वह बातें बनाने में माहिर है। अगला प्रश्न है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा, जो अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो कि पान वाले में या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह भले ही लंगड़ा है, पर उसमें इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रहने देता है। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील तथा देशभक्त है। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। वाक्य है कि हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। यहाँ दिया गया है उत्तर कि यहाँ पर हमें हवलदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है कि नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वो उत्सुक रहते थे, कि रोज नेताजी का जो कैप्टन चश्मा बदल देता था तो उसको देखने के लिए वो उत्सुक रहते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वो स्वयं भी देशभक्त थे और कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। अगला इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो पंक्ति दी हुई है कि पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। तो यहाँ पर हमें पान वाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पान वाला भावुक तथा संवेदनशील था। कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था। भले ही वह कैप्टन के जीते जी उसने मजाक उड़ाया था,
लेकिन कहीं न कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन याद आने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगला भी प्रश्न इसी से संबंधित है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो पंक्ति दी हुई है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इसमें यहाँ कैप्टन की कौन सी विशेषताएं प्रकट हो रही है। तो उत्तर है कि यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। विशेषताएं हैं कि वह देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आर्थिक विपन्नता के कारण वह नेताजी को स्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था, इसलिए वह अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा उसकी आंखों पर लगा ही देता था। अगला प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना के अनुसार लिखिए। तो इसका जवाब है कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वह उसे एक फौजी की तरह मजबूत और बलशाली समझते थे, जैसा कि उनके नाम से प्रतीत होता है। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इसका जवाब है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाई जाती है, तो इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य हो सकता है कि हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन महान व्यक्तियों के त्याग तथा बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद करके समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, तथा ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से मूर्ति लगाई जाती थी। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहोगे और क्यों? तो हम अपने इलाके के चौराहे पर कोई भी देशभक्त या क्रांतिकारी की मूर्ति स्थापित करवाने चाहेंगे, जैसे महात्मा गांधी या वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहां महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ को प्रधानता दी, तो दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को एक नई दिशा प्रदान की है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो इसका जवाब है कि मूर्ति के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरे करने चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान न हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते,
हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। तो अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो केवल फौज में रहकर ही देश प्रेम का परिचय नहीं दिया जा सकता, दैनिक कार्यों से भी देश प्रेम प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार के कार्य यहाँ उल्लेखित हैं कि हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, समाज के कमजोर तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। तो पंक्तियां दी गई हैं जिनको शुद्ध मानक हिंदी में लिखना है। कोई गिरायक आ गया, तो ये पान वाले की पंक्ति है। उसके संदर्भ में चश्मे वाले कैप्टन के संदर्भ में कहा गया है हालदार साहब के पूछने पर कि कोई ग्राहक आ गया, समझो उसके चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसका मानक हिंदी में रूपांतरण है कि अगर कोई ग्राहक आ गया तो उसे चौड़े चौखट चाहिए, अर्थात चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला चौखट या मूर्ति वाला वह चौड़ा फ्रेम का चश्मा दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। अगला प्रश्न है कि भाई खूब क्या आइडिया है? कि भाई खूब क्या आइडिया है? इस समाज को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो इसका जवाब है कि साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावाभिव्यक्ति अर्थात भावों को प्रकट करने की अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है और साथ ही भाषा में प्रभावमयता आ जाती है। अगला प्रश्न भाषा और अध्ययन से संबंधित है कि निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो निपात जो है उसको अंग्रेजी में पार्टिकल्स बोलते हैं। ये अव्यय का ही एक भाग होता है और अव्यय उसे कहते हैं जिन पर किसी भी प्रकार की कोई व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं पड़ता, कि संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक आदि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो यथावत बने रहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय का ही एक भाग होता है निपात, जिसे अंग्रेजी में पार्टिकल्स बोलते हैं। तो दिए गए वाक्यों से निपात छाटना है और उससे नए वाक्य का निर्माण करना है। तो नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। तो यहाँ तो और भी दो निपात दिए गए हैं जिनसे नए वाक्य का निर्माण किया गया है। तो निपात से बना है कि माँ ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया। और दूसरा है भी निपात से बना है कि आपके साथ यह भी चलेगा। तो निपात का प्रयोग उस वाक्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए, सुस्पष्ट करने के लिए किया जाता है और निपात का
उच्चारण करते समय जिह्वा पर बलाघात पड़ता है। जैसे तो, भी, इस पर अधिक बल पड़ रहा है और ये वाक्य को और अधिक स्पष्ट कर देता है। अगला वाक्य दिया गया है जिसमें से निपात छांटना है। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो यहाँ जो निपात दिया गया है ही, तो ही से वाक्य बनाया गया है उन्हें भी आज ही आना हो। तो निपात की पूरी डेफिनेशन मैंने बता दी है। तो यहाँ ही निपात से बनाया है कि उन्हें भी आज ही आना है। तो यहाँ भी निपात है और ही भी। अगला वाक्य दिया गया है, इसमें से निपात छांटना है और वाक्य बनाना है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो यहाँ निपात है तो। इससे वाक्य है कि मेरे पास गहने थे तो सही लेकिन पहने नहीं। अगला वाक्य है, उसमें से भी निपात छांटना है और नया वाक्य बनाना है कि हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ निपात है भी, जिससे नवीन वाक्य का निर्माण हुआ है। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। अगला भी वाक्य दिया गया है जिसमें से निपात छांटना है कि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो यहाँ तक निपात प्रयुक्त हुआ है जिससे नए वाक्य का निर्माण करना है कि उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ निपात छांटना था और उसका वाक्य में प्रयोग करना था, अर्थात उसी की सहायता से नया वाक्य बनाना था। तो इस प्रकार से आप इनके अतिरिक्त और भी वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। तो ये वाक्य का ही एक भेद है। वाच्य के वैसे 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, रचना या संरचना के आधार पर, और 3 वाक्य होते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, और वाच्य या कर्म के आधार पर या क्रिया के आधार पर 3 वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ जो दिए गए हैं वो कर्तरीवाच्य दिए गए हैं जिनको कर्मवाच्य में बदलना है। कर्तरीवाच्य वह होते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, और वाक्य का पूरा प्रभाव किस पर निर्भर रहता है? कर्ता पर। जबकि कर्मवाच्य में ऐसा होता है कि वहाँ कर्म प्रधान होता है और पूरा वाक्य कर्म पर निर्भर होता है और कर्म के अनुसार ही वाक्य परिवर्तित होता है, तथा वहाँ जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। देखते हैं कि वैसे वाच्य का अलग वीडियो मैं आपको बना दूंगा, तो उसमें आप पूरी तरह से वाच्य समझ सकते हैं। यहाँ परिवर्तित करके देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दी है, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मैं वाच्य का अलग वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आप वाच्य पूरी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ वाक्य दिया हुआ है कि वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो यह कर्तरीवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो इसमें कर्ता प्रधान है जबकि हमको कर्म प्रधान करना है। तो परिवर्तित रूप है कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप कि उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। अगला इसी प्रकार से वाक्य दिया हुआ है जिसको कर्मवाच्य में बदलना है कि पान वाला नया पान खा रहा था। तो ये भी कर्तरीवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है कि पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। अगला वाक्य है कि पान वाले ने साफ बता दिया था। तो ये भी कर्तरीवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में
बदलना है कि पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। अगला वाक्य है कि ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तो ये भी कर्तरी ही है और इसको कर्मवाच्य में बदलना है कि ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। तो इस प्रकार से हमने कर्तरी से कर्मवाच्य में परिवर्तित किया है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। तो ये भी वाच्य परिवर्तित करना है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो ये भी कर्तरी वाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है कि नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। अगला वाक्य है जिसको कर्मवाच्य में बदलना है कि हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। ये भी कर्तरी वाच्य ही है, जिसको कर्मवाच्य में बदलना है कि हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ कर्मवाच्य दिए गए थे, कर्तरी वाच्य दिए गए थे, हमने उनको कर्मवाच्य में परिवर्तित किया है। अगला प्रश्न है कि लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। तो भाववाच्य में न तो कर्ता प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है, जबकि यहाँ कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव प्रधान होता है। तो ये दिया गया है कि माँ बैठ नहीं सकती है, ये कर्तरी वाच्य है, इसको भाववाच्य में बदलना है कि माँ से बैठा नहीं जाता। फिर अगला वाक्य दिया हुआ है, उसको भाववाच्य में बदलना है कि मैं देख नहीं सकती है। जैसे एक उदाहरण से भी बताया है कि अब चलते हैं, तो इसका भाववाच्य परिवर्तित किया गया है कि अब चला जाए। तो उसी प्रकार से ये दिया हुआ है कि मैं देख नहीं सकती, तो इसका भाववाच्य होगा, ये भी कर्तरी वाच्य है, इसका भाववाच्य होगा मुझसे देखा नहीं जाता। अगला वाक्य दिया हुआ है, उसको भाववाच्य में परिवर्तित करना है कि चलो अब सोते हैं। तो यहाँ ये भी कर्तरी वाच्य दिया गया है, इसको भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं कि चलो अब सोया जाए। अगला वाक्य दिया हुआ है, ये भी कर्मवाच्य है, इसको भाववाच्य में बदलना है कि माँ रो भी नहीं सकती। इसका भाववाच्य होगा कि माँ से रोया नहीं जाता। तो भाववाच्य मैंने बता दिया था कि जहाँ कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता नहीं होती है, जबकि भाव की प्रधानता होती है और उसके लिंग वचन कारक आदि भाव के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं, कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वो भाववाच्य कहलाता है। और भाववाच्य में ध्यान रखने योग्य बात यह होती है कि भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है। जैसे यहाँ रोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, देखा नहीं जाता और बैठा नहीं जाता, तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो अकर्मक है। और एक उदाहरण दिया गया है, चला नहीं जाता। तो इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। धन्यवाद।